हेलो बच्चों, कैसे आप सब। तो बच्चों, आज हम प्रबंध की लेखांकन की जो प्रबंधकों के लिए हम टेक्निक्स पढ़ रहे हैं उसमें एक महत्वपूर्ण टेक्निक जो उत्तोलक कही जाती है पढ़ने वाले हैं। उत्तोलक अर्थात लीवरेज से क्या आशय है, हम साथ ही साथ इसकी कितने प्रकार के लीवरेज होते हैं यह देखेंगे और इन लीवरेज की गणना किस प्रकार से की जाती है यह भी हम इस वीडियो लेक्चर में देखने वाले हैं। तो बच्चों, इसके लिए हम एक क्रियात्मक सवाल भी हल करेंगे ताकि आप आसानी से लीवरेज की गणना करना सीख सकें। तो बच्चों, इसके लिए हम इस चित्र की सहायता लेते हैं कि सबसे पहले हम उत्तोलक का आशय समझ लेते हैं। अगर आप इस चित्र को ध्यानपूर्वक देखेंगे तो इस चित्र में एक व्यक्ति बहुत भारी वजन को उठाने का प्रयास कर रहा है या हटाने का प्रयास कर रहा है। इसके लिए उसने क्या किया है, एक आलंब बनाया है और उस आलंब पर एक लंबी सी छड़ लगाकर उस भार को हटाने का या उठाने का प्रयास कर रहा है। क्या ऐसा वह कर पाएगा? निश्चित तौर पर वह ऐसा कर सकता है यदि यह आलंब मजबूत होगा और यह छड़ भी मजबूत होगी तो। और यदि वह सीधे तौर पर इस भार को उठाने का प्रयास करता तो शायद यह कार्य उसके लिए असंभव जैसा होता। लेकिन इस तकनीक के द्वारा वह कम प्रयास में, कम मेहनत में भारी से भारी वजन को उठा सकता है। तो इसी प्रकार से व्यवसाय में भी जब लाभ कमाने के लिए कम प्रयास में अधिक लाभ कमाया जाता है, ठीक है, तो व्यवसाय में जब कम प्रयास में अधिक लाभ अर्जित करने का प्रयास किया जाता है या और उसमें वह सफल भी हो सके तो ऐसी तकनीक को हम उत्तोलक कहेंगे। तो कैसे कोई व्यक्ति कम प्रयास में, थोड़े से प्रयास में अधिक लाभ कमा सकता है, ठीक है, यह हम देखने वाले हैं। तो बच्चों, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि व्यवसाय का अंतिम उद्देश्य जो होता है यदि हम देखेंगे तो वह लाभ कमाना ही होता है और लाभ कमाने के लिए उसे प्रयत्न करने होंगे अर्थात बिक्री करनी होगी और बिक्री जितनी अधिक होगी उसका लाभ भी उतना ही अधिक होगा। लेकिन हम उत्तोलक की सहायता से सेल्स में, विक्रय में थोड़ी सी वृद्धि करके लाभ को कई गुना अगर बढ़ा पाए तो बहुत अच्छा होगा। और इसके लिए जरूरी है कि हमारे पास मजबूत आलंब हो, जैसा कि इस चित्र में दिख रहा है। तो मजबूत आलंब क्या बन सकता है व्यवसाय में? तो यह आलंब बनेगा स्थिर लागतें। स्थिर लागतें जो है, फिक्स्ड कॉस्ट जो है, वह आलंब का कार्य कर सकती है। और फिक्स्ड रिटर्न कैपिटल अर्थात स्थिर आय वाली पूंजी यदि व्यवसाय में है तो इन दोनों की सहायता से जो है व्यवसायी कम प्रयास में अर्थात सेल्स में थोड़ी सी वृद्धि करके लाभ को बहुत अधिक बढ़ा सकता है, उसका जो लाभ है वह अधिक बढ़ा सकता है। तो ये कैसे संभव होगा? वास्तव में लाभ उतना ही होता है लेकिन जो स्वामियों का लाभ है अर्थात व्यवसाय में जिन लोगों ने पूंजी लगाई है उनका लाभ बढ़ जाता है। तो यह कैसे संभव है, ठीक है, यह हम आज इस वीडियो लेक्चर में देखने वाले हैं। बच्चों, अब हम उत्तोलक की परिभाषाएं देख लेते हैं। तो इस संबंध में सोलमन इजरा के अनुसार लीवरेज अंशधारियों की अंश पूंजी की प्रत्याय दर तथा कंपनी की समस्त पूंजी की प्रत्याय दर का अनुपात है। अर्थात वो ये कहना चाहते हैं कि जो अंशधारियों की अंश पूंजी की प्रत्याय दर है यदि वह कंपनी की समस्त अंश पूंजी की प्रत्याय दर से अधिक होगी, ठीक है, तो इसका अर्थ है कि व्यवसाय में उत्तोलक अनुकूल स्थिति में है। और इसके विपरीत यदि कंपनी की समस्त पूंजी की प्रत्याय दर अधिक है समस्त और अंशधारियों की अंश पूंजी की प्रत्याय दर कम है तो इसका अर्थ है कि उत्तोलक प्रतिकूल है। इसी संबंध में प्रोफेसर कुच्छल के अनुसार उत्तोलक का अभिप्राय वित्त प्रबंधन में स्थायी लागत के सहन करने या स्थायी प्रत्याय का भुगतान करने से है। अर्थात यदि कोई व्यवसाय स्थायी लागत को सहन कर पा रहा है और, ठीक है, स्थायी प्रत्याय का भुगतान करने में भी समर्थ है, ठीक है, तो उस व्यवसाय में उत्तोलक होगा। इन परिभाषाओं से आपको ज्यादा कुछ स्पष्ट नहीं हुआ होगा तो इसके लिए हम एक उदाहरण प्रयास कर लेते हैं, उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि उत्तोलक की उत्पत्ति के दो कारण बताए गए हैं। एक कौन सी? स्थिर लागत और दूसरा स्थिर प्रत्याय वाली पूंजी, ठीक है। तो स्थिर लागत और स्थिर प्रत्याय
से किस प्रकार उत्प्रेरक की उत्पत्ति होती है यह हम देख लेते हैं। पहले हम देख लेते हैं स्थिर लागत के कारण। तो देखिएगा, एक आपको टेबल दी गई है, इस टेबल को हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। ठीक है, यदि इस टेबल को आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो सबसे पहले लिखा है प्रेजेंट लेवल, आज का जो लेवल है वह दिया गया है। किस प्रकार से लिया गया है? सबसे पहले सेल्स दी गई है। सेल्स कितने की है? 1 लाख रुपए की है। ठीक है, और इस सेल्स में जो लागतें आती हैं वो 2 प्रकार की होंगी, स्थिर लागतें और परिवर्तनशील लागतें। ठीक है, तो पहले हमने यहां पर परिवर्तनशील लागतों को अर्थात वेरिएबल एक्सपेंसेस को घटा दिया गया। मान लेते हैं कि वेरिएबल एक्सपेंसेस जो हुए हैं वह 60,000 के हुए हैं। ठीक है, तो सेल्स में से जब हम परिवर्तनशील लागतों को घटा देते हैं तो हमें प्राप्त हो जाता है कंट्रीब्यूशन, अंशदान। ठीक है, इसे नाम दिया गया है अंशदान। अंशदान कैसे कहेंगे? जब विक्रय में से परिवर्तनशील लागतों को घटा दिया जाएगा तो हमको अंशदान प्राप्त हो जाएगा। तो 40,000 हमारा अंशदान हो जाता है। अब मान लेते हैं कि इस व्यवसाय में जो स्थिर लागतें हैं वह 30,000 की हैं। कितने की है? 30,000 की है। फिक्स्ड कॉस्ट है 30,000। तो कंट्रीब्यूशन में से यदि हम अब स्थिर लागतों को भी घटा देते हैं तो हमें प्राप्त हो जाता है प्रॉफिट। ठीक है, इसे कहेंगे हम EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, जो शुद्ध लाभ है वह ब्याज और कर के पूर्व का शुद्ध लाभ है। ठीक है, ब्याज के पूर्व क्यों लिया गया है? क्योंकि हमें अभी स्थिर आय वाली, जो स्थिर प्रत्यय वाली पूंजी भी देखनी है, तो जो ब्याज वगैरह है वो स्थिर प्रत्यय है। ठीक है, तो उसको हम बाद में देखेंगे। पहले अभी हम यहां तक गणना कर लेते हैं किसकी, कि स्थिर लागतों से क्या लीवरेज होता है या नहीं होता है। तो बच्चों, लीवरेज कब होता है? कि जब कम प्रयास में अधिक परिवर्तन हो। ठीक है, तो अब हम यहां पर सेल्स में, विक्रय में जो है वृद्धि करने का प्रयास करते हैं और मान लो कि 10% की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो ये जो दूसरा कॉलम है यह दिया गया है ऑन 10% इंक्रीज का, अर्थात सेल्स में जब 10% की वृद्धि होगी तब क्या होगा। ठीक है बच्चों, तो अब जब सेल्स में 10% की वृद्धि हुई तो सेल्स 1 लाख से बढ़कर हो गया 1,10,000। इसमें कोई समस्या नहीं है आपको। ठीक है, फिर वेरिएबल कास्ट, अर्थात वेरिएबल कास्ट वे लागतें होती हैं जो विक्रय के साथ परिवर्तित होती हैं। अगर विक्रय अधिक तो परिवर्तनशील लागतें भी अधिक। तो यहां पर जो है जब 10% की वृद्धि सेल्स में हुई है तो वेरिएबल कास्ट में, परिवर्तनशील लागतों में भी 10% की वृद्धि होगी। तो 60,000 का 10% 6,000 और जोड़ने के बाद हो गया ये 66,000, अर्थात वेरिएबल कास्ट में भी वृद्धि हो गई। ठीक है, अब हमने इसका अंतर देख लिया तो कितना आ गया? ये 44,000 आ जाता है। कंट्रीब्यूशन आ गया 44,000। तो बच्चों, जो 44,000 कंट्रीब्यूशन आया है, ठीक है, ये जो कंट्रीब्यूशन 44,000 आया है, ठीक है, इसमें से हम स्थिर लागतों को घटा देंगे। क्या कर देंगे? हम स्थिर लागतों को घटा देंगे। और स्थिर लागतें कितनी है यहाँ पर? 30,000। क्योंकि स्थिर लागतें हैं तो विक्रय में परिवर्तन का इस पर कोई प्रभाव नहीं होगा, अर्थात स्थिर लागत 30,000 पहले थी तो 30,000 अभी भी होंगी। ठीक है, अब स्थिर लागतों को घटाने के बाद प्रॉफिट कितना हो गया? 14,000। तो अब यदि हम यहां तुलना करेंगे, ठीक है, कि प्रॉफिट में कितने की वृद्धि हुई? 10,000 का प्रॉफिट था और बढ़कर हो गया 14,000। तो यदि हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? 40% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, इसी प्रकार यदि 10% की कमी होगी तो क्या होगा? अब ये देख लेते हैं। ऑन 10% डिक्रीज, सेल्स हो जाएगा 90,000 का, वेरिएबल एक्सपेंसेस हो जाएंगे आपके 54,000 के। ठीक है, इसके बाद कंट्रीब्यूशन जो आ जाता है 36,000 का। इसमें से हमने स्थिर लागतों को घटा दिया तो हमारा प्रॉफिट आया 6,000। तो यहां पर देखिएगा, अब आप अच्छे से समझ पाएंगे कि जो चेंज इन प्रॉफिट हो रहा है वह कितना हो रहा है। जब 10% इंक्रीज कर रहे हैं हम सेल्स में तो हमारा प्रॉफिट 40% से बढ़ जा रहा है, 40% से बढ़ जा रहा है। और जब हमारी सेल्स में, विक्रय में 10% की कमी आ रही है तो 40% की प्रॉफिट में कमी आ रही है। अर्थात क्या हो रहा है? यहां पर थोड़ा सा प्रयास यदि हमने किया विक्रय को बढ़ाने का तो हमारे लाभ में जो है 40% की वृद्धि हो जाती है। तो यही तो कह रहे हैं हम जब से कि
स्थिर लागतों के कारण क्या होता है कि थोड़े से प्रयास में हम अधिक लाभ को अर्जित कर सकते हैं। थोड़े से प्रयास में अगर हम सेल्स को थोड़ा सा बढ़ाते हैं तो जब लाभ में अधिक परिवर्तन हो जाए, ठीक है, तो उसे ही हम लीवरेज कहते हैं। तो यह था स्थिर लागतों के कारण उत्पन्न लीवरेज। अब हम बात करते हैं स्थिर प्रत्यय वाली पूंजी के कारण, स्थिर प्रत्यय के कारण उत्पन्न रोकड़। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं स्थिर प्रत्यय के कारण उत्पन्न रोकड़। तो बच्चों यहां पर आप देख पा रहे हैं कि जो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है EBIT, ठीक है, मान लेते हैं इस एग्जांपल में हमारा प्रेजेंट लेवल जो है वह 50,000 का है, ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर है 25,000 का। मान लो 25,000 का आप इंटरेस्ट चुकाते हैं तो आपका जो है प्रॉफिट कितना आ जाएगा, अर्निंग बिफोर टैक्स, हमने ब्याज घटा दिया, ठीक है, तो अब बचेगा EBT, अर्निंग बिफोर टैक्स। इसे PBT भी कहते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी कह देते हैं, ठीक है, यह आ गया 25,000। अब बच्चों हम प्रयास में परिवर्तन कर रहे हैं, अर्थात यदि हमारा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बढ़ जाए 10% से तो 55,000 हो जाएगा, लेकिन इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर तो 25,000 ही रहेगा, ठीक है, तो हमारा अर्निंग बिफोर टैक्स बढ़कर 30,000 हो जाता है। इसी प्रकार यदि हमारा जो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है जो 10% कम हो जाता है, अर्थात 45,000 हो जाता है, EBIT 45,000 है, तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 25,000 ही रहेगा, और इस हिसाब से हमारा EBT जो है वह 20,000 हो जाता है। अर्थात यदि हम देखें तो जब EBIT में 10% की वृद्धि हो रही है और 10% की कमी हो रही है, तब हम क्या पाते हैं कि EBT में कितना परिवर्तन हो रहा है, 20% का परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। अर्थात यदि 10% लाभ बढ़ जाता है तो जो हमारा अंतिम लाभ जो है EBT है वह 20% बढ़ता है, ठीक है। इसी प्रकार EBIT जब 10% से कम होता है तो EBT 20% से कम होता है। कहने का अर्थ है कि जब स्थिर प्रत्यय के कारण, ठीक है, जब लाभ में वृद्धि की जाए, ठीक है, तो उस टेक्निक को हम क्या कहेंगे, लीवरेज कहेंगे। तो बच्चों हमने दोनों तरीके पढ़ लिए यहां पर, जब स्थिर लागत के कारण उत्पन्न लीवरेज और दूसरी कौन सी, स्थिर प्रत्यय के कारण उत्पन्न लीवरेज। अर्थात यहां क्या हो रहा है कि जब विक्रय में, ठीक है, एक परिवर्तन हो रहा है तो उसका प्रभाव लाभ पर, ठीक है, कुछ गुना ज्यादा हो रहा है। अगर यहां पर 10% की वृद्धि है तो स्थिर प्रत्यय में अगर तो बच्चों हमने यहां देखा कि जब थोड़े से प्रयास अर्थात विक्रय में वृद्धि की जाती है तो उसका परिणाम यह होता है कि लाभ में उससे कई गुना अधिक परिवर्तन होता है। और यदि इसी तकनीक के द्वारा यदि हम अपने लाभों को बढ़ा लें, ठीक है, तो इस तकनीक को हम लीवरेज कहेंगे। लेकिन बच्चों ध्यान रखिएगा यहां पर दूसरा पहलू भी है कि यदि आपके लीवरेज अगर व्यवसाय में है तो यदि आपकी सेल्स थोड़ी सी भी गिर जाती है तो आपके लाभ उससे कई गुना ज्यादा कम हो जाते हैं, ठीक है। अर्थात लीवरेज क्या है, द्विधारी तलवार की तरह है। अर्थात इसका प्रयोग जो है व्यवसायी को अर्थात मैनेजमेंट को बहुत सोच समझ के करना होगा, ठीक है। तो बच्चों यहां पर आप समझ लेना है कि स्थिर प्रत्यय के कारण उत्पन्न लीवरेज को क्या कहेंगे, हम वित्तीय लीवरेज कहेंगे। और उसी प्रकार से स्थिर लागत या स्थिर व्यय के कारण जो उत्पन्न लीवरेज है उसे हम परिचालन लीवरेज कहते हैं। अब उत्तोलक की प्रकृति को हम समझ लेते हैं। तो उत्तोलक की प्रकृति दो प्रकार की होगी, या तो अनुकूल उत्तोलक होगा या प्रतिकूल उत्तोलक होगा, ठीक है। अनुकूल उत्तोलक कब होगा, जब अंशदान अधिक होगा स्थिर लागत के, जैसा कि हमने एग्जाम्पल लिए थे, ठीक है। जब अंशदान स्थिर लागत से अधिक होगा तब अनुकूल उत्तोलक होगा। या
ब्याज एवं कर के पूर्व की आय अधिक होगी स्थिर पूंजी पर प्रत्याय के, अर्थात ब्याज से जब ईबीआईटी अधिक होगा तब क्या होगा, अनुकूल उत्तोलक होगा। इसके विपरीत यदि अंशदान जो है वह कम है स्थिर लागत के तो क्या हो जाएगा, आपका प्रतिकूल उत्तोलक होगा। और इसी के साथ ही यदि आपके ब्याज एवं कर के पूर्व की आय ईबीआईटी यदि कम है स्थिर पूंजी प्रत्याय से, अर्थात ब्याज से कम है, तो इसे क्या कहेंगे, हम प्रतिकूल उत्तोलक कहेंगे। ठीक है, यदि उत्तोलक अनुकूल है तो हमें लीवरेज का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, और अगर प्रतिकूल है तो इसे अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि हमारा प्रतिकूल उत्तोलक है तो इसके प्रयोग करने का कोई आशय नहीं बनता है। तो बच्चों अब हम समझ लेते हैं उत्तोलक के प्रकार। तो जैसा कि स्थिर लागत के कारण जो उत्पन्न उत्तोलक है उसे हम परिचालन उत्तोलक कहते हैं, और जब स्थिर प्रत्याय के कारण कोई उत्तोलक उत्पन्न होता है, लीवरेज की उत्पत्ति होती है, तो उसे हम वित्तीय उत्तोलक कहते हैं। और जब इन दोनों को मिला दिया जाता है, संयुक्त कर दिया जाता है, तो वह कहलाता है संयुक्त या मिश्रित उत्तोलक। तो इन तीनों की गणना किस प्रकार से की जाती है वह हम देख लेते हैं। सबसे पहले परिचालन उत्तोलक। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि परिचालन उत्तोलक जो है लागत मात्रा लाभ विश्लेषण के सिद्धांत पर आधारित है, अर्थात यह नो फिक्स्ड कॉस्ट नो ऑपरेटिंग लीवरेज, अर्थात यदि व्यवसाय में कोई फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है तो ऑपरेटिंग लीवरेज भी नहीं होगा, उस व्यवसाय में उत्तोलक ही नहीं होगा। नो फिक्स्ड कॉस्ट मतलब यहां हमने अभी देखो चित्र में देखा था आलंब होना जरूरी है, और यहां पर नो फिक्स्ड कॉस्ट, तो आलंब का काम कौन करता है, ये फिक्स्ड कॉस्ट ही करता है। यदि फिक्स्ड कॉस्ट ही नहीं है तो ऑपरेटिंग लीवरेज भी होगा ही नहीं। तो क्या परिभाषा बनती है परिचालन उत्तोलक की, लीवरेज की? परिचालन उत्तोलक से आशय किसी भी व्यवसाय की उस योग्यता है जिसके द्वारा स्थिर लागतों का प्रयोग करके बिक्री में परिवर्तन की अपेक्षा ब्याज एवं कर के पूर्व के लाभ में अर्थात ईबीआईटी में अधिक परिवर्तन करता है, तो उसे हम परिचालन उत्तोलक कहते हैं। यह हम इस द्वारा हम पढ़ चुके थे। कैसे पढ़ा था हमने, इसमें देखिएगा यहाँ पर जो स्थिर लागतें थी, सबसे पहले तो स्थिर लागतें होंगी तभी परिचालन उत्तोलक होगा। ठीक है, तो यहाँ पर स्थिर लागतें 30,000 थी, इसी कारण से हमको परिचालन उत्तोलक की उत्पत्ति मिली थी। कैसे? क्योंकि जब इस स्थिर लागतों के कारण क्या हो रहा था कि जब सेल्स में 10% की वृद्धि या 10% की कमी हो रही थी, तब प्रॉफिट में ईबीआईटी में जो है 40% की कमी या वृद्धि हो रही थी। तो इसे हम क्या कहेंगे, परिचालन उत्तोलक कहेंगे। अब बच्चों हम पढ़ लेते हैं अगला कि इसकी गणना कैसे की जाती है। परिचालन उत्तोलक की गणना जो है यह दो तरीके से की जा सकती है। पहला, जब केवल एक ही अवधि के आंकड़े दिए गए हों तो कितना आपका परिचालन उत्तोलक है, इसके लिए निम्न सूत्र का प्रयोग किया जाएगा। क्या किया जाएगा, ऑपरेटिंग लीवरेज। ठीक है, इसे हम शॉर्ट में ओएल कहेंगे, बराबर क्या होगा, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी, अर्थात अंशदान में से हम संचालन लाभ को घटा देंगे तो हमारा संचालन उत्तोलक ज्ञात हो जाएगा, परिचालन उत्तोलक ज्ञात हो जाएगा। और यदि एक से अधिक अवधि के आंकड़े दिए गए हों, ठीक है, तो इस सूत्र का प्रयोग तो किया ही जा सकता है। साथ ही दूसरा सूत्र क्या हो सकता है कि चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स का प्रयोग करके भी आप ऑपरेटिंग लीवरेज ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों इन दोनों सूत्रों को आप नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, और जब भी सवाल आता है तो इन सूत्रों की सहायता से आप परिचालन उत्तोलक की गणना कर सकते हैं। अब बच्चों हम बात करते हैं वित्तीय लीवरेज की। वित्तीय लीवरेज से क्या आशय है, किसी भी व्यवसाय में उस योग्यता से है जिसके माध्यम से स्थिर ब्याज एवं लाभांश का उपयोग करके व्यवसाय की कर पूर्व की आय में ब्याज एवं कर पूर्व की आय से अधिक परिवर्तन या अधिक आनुपातिक परिवर्तन उत्पन्न होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, वित्तीय उत्तोलक कहते हैं। तो जो वित्तीय उत्तोलक होता है वह क्यों उत्पन्न होता है, स्थिर प्रत्याय वाली पूंजी के कारण, इसलिए उत्तोलकीय वित्त कहते हैं इसको। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, परिवर्तनशील प्रत्याय वाली पूंजी। ठीक है, ये किस पर दी जाती है, अंशधारियों, समता अंशधारियों को दिया जाता है, क्योंकि उनकी आय जो है लाभांश की दर जो होती है वह निश्चित नहीं होती है। अब बच्चों हम पढ़ लेते हैं वित्तीय उत्तोलक की गणना किस प्रकार से की जाएगी। परिचालन उत्तोलक की तरह इसकी गणना के भी दो सूत्र दिए गए हैं।
पहला, जब केवल एक ही अवधि के आंकड़े दिए गए हों तो फाइनेंशियल लीवरेज को क्या करेंगे आप, अर्थात FL बराबर हो जाएगा EBIT, EBIT अर्थात अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है। और जब हम इंटरेस्ट का पेमेंट कर देंगे तो क्या बचेगा, EBT, अर्निंग बिफोर टैक्स। तो EBIT डिवाइडेड बाय EBT, बहुत ही सरल सूत्र है, ठीक है। तो इस सूत्र की सहायता से आप वित्तीय लीवरेज की गणना कर सकते हैं, ठीक है। अब यदि आपके एक से अधिक अवधि के आंकड़े दिए गए हों, ठीक है, तब आप क्या करेंगे, क्या कर देंगे, इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं, परसेंटेज चेंज इन EBT डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन EBIT। इस सूत्र की सहायता से भी आप वित्तीय लीवरेज ज्ञात कर सकते हैं। अब बच्चों हम देख लेते हैं संयुक्त उत्तोलक। संयुक्त उत्तोलक से आशय कुल बिक्री में होने वाले परिवर्तन का प्रति अंश आय या कर के पूर्व के आय पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन है। इसके लिए हम इन चार में से किसी एक सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। वैसे ये नाम से स्पष्ट है, कंबाइन अर्थात जो हमारा परिचालन उत्तोलक था और जो वित्तीय उत्तोलक है, इन दोनों का संयुक्त रूप है ये, ठीक है। दोनों को मिला के बनाया गया है, दोनों का प्रभाव इसमें देखा जा रहा है, ठीक है, अर्थात परिचालन लागत का भी और स्थिर प्रत्याय लागत का भी, ठीक है। तो दोनों को गुणा कर दिया गया है, अर्थात C/EBIT, ये फार्मूला किसका था, OL का था, ऑपरेटिंग लीवरेज का फार्मूला ये था। और EBIT/EBT ये किसका फार्मूला था, फाइनेंशियल लीवरेज का। तो दोनों का आपस में गुणा कर दिया तो हमको कंबाइंड लीवरेज ज्ञात हो गया। तो इसमें अगर हम हल कर दें, EBIT यहाँ ऊपर है और नीचे है, तो दोनों को हमने अगर अलग कर दिया तो क्या बचेगा, C/EBT। तो इसकी सहायता से हम कंबाइंड लीवरेज ज्ञात कर सकते हैं। और यदि आंकड़े आपको दो से अधिक अवधि के, दो अवधि के दिए गए हैं, अलग अलग अवधि के दिए गए हैं, तो आप चेंज इन EBT बटे परसेंटेज चेंज इन सेल्स की सहायता से भी संयुक्त उत्तोलक ज्ञात कर सकते हैं। यह अंतिम फार्मूला है, OL जो हमने निकाला है, ऑपरेटिंग लीवरेज जितना भी निकाला है उसका फाइनेंशियल लीवरेज में गुणा करके आप कंबाइंड लीवरेज ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों अब हमने तीनों उत्तोलक पढ़ लिए हैं, परिचालन उत्तोलक, वित्तीय उत्तोलक और संयुक्त उत्तोलक। अब हम एक उदाहरण के माध्यम से देख लेते हैं कि इसे किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है। बच्चों अब हम एक सवाल के माध्यम से तीनों उत्तोलक की गणना सीख लेंगे। तो सवाल इस प्रकार से है कि एक कंपनी 50,000 इकाइयों का उत्पादन करती है, विक्रय 10 रुपए प्रति इकाई के हिसाब से करती है, ठीक है। परिवर्तनशील लागत 4 रुपए प्रति इकाई है, कंपनी की स्थिर लागत 2,50,000 रुपए है, ऋण पूंजी पर प्रत्याय जो है अर्थात ब्याज जो है उसका भार जो है 30,000 रुपए प्रति सालाना है, ठीक है। फिर कंपनी का परिचालन उत्तोलक, वित्तीय उत्तोलक और संयुक्त उत्तोलक की आपको गणना करनी है। तो सबसे पहले आपको एक टेबल बनानी होगी जिसमें आप अंशदान ज्ञात कर लेंगे, EBIT ज्ञात कर लेंगे और EBT ज्ञात कर लेंगे। तो हम टेबल बना लेते हैं। तो टेबल बनाई हमने, ठीक है। तो सबसे पहले लिखा जाएगा सेल्स। सेल्स कितने का हुआ है, 50,000 इकाइयों का 10 रुपए के हिसाब से कितना हो जाता है, ये हो जाता है 5 लाख। फिर क्या लिखेंगे, इसमें से घटा देंगे परिवर्तनशील लागत है, वेरिएबल कॉस्ट कितने हैं, तो देख लेते हैं 4 रुपए प्रति इकाई के हैं, ठीक है। तो आपके 50,000 गुणा 4 कितना हो जाएगा, ये 2 लाख। अब इन दोनों का अंतर अंशदान कहलाएगा, तो कितना आ जाता है 3 लाख। तो ये आ गया कंट्रीब्यूशन, इसको हम C द्वारा डिनोट कर सकते हैं। अब इसके बाद इसमें से स्थिर लागतों को घटाया जाएगा, तो फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है, 2,50,000। फिर इसके बाद घटाने के बाद क्या निकलेगा आपका EBIT, ठीक है। तो हमारा EBIT निकल के आता है 50,000। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसे कहा जाता है, यह क्या कहा जाता है, EBIT, ठीक है। तो हमने EBIT की गणना कर ली है यहाँ पर। अब बच्चों इसमें से हम क्या घटा देंगे, स्थिर प्रत्याय वाला अर्थात ब्याज। तो ब्याज कितना है, तो ब्याज है 30,000 रुपए, तो हमने ब्याज घटा दिया। तो अब हमारा जो है EBT कितना आ गया, 20,000, ठीक है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसको हम PBT भी कह सकते हैं, ठीक है। EBT या PBT एक ही चीज है। तो हमने EBT याद कर लिया है, वह आ गया है 20,000 का। तो बच्चों अब हमको सभी जानकारियां प्राप्त हो चुकी हैं। अब हमको आगे क्या करना है, जो आपका सबसे पहले परिचालन उत्तोलक है, इसका फार्मूला क्या होता है, C/EBIT। बहुत ही सिंपल, ये जो टेबल बनेगी ना, आपको फार्मूले याद नहीं करने हैं। परिचालन उत्तोलक मतलब C/EBIT और वित्तीय उत्तोलक EBIT/PBT, ठीक है। तो इसकी सहायता से आप क्या ज्ञात कर सकते हैं,
परिचालन उत्तोलक, वित्तीय उत्तोलक और संयुक्त उत्तोलक के लिए क्या करेंगे आप, सी बटे सीधा पीबीटी, सी बटे पीबीटी, तीनों फार्मूले आपको यही मिल जाएंगे आपको इसी टेबल में, ठीक है। सी बटा ईबीआईटी मतलब परिचालन उत्तोलक, ओएल ज्ञात हो जाएगा, और वित्तीय उत्तोलक अर्थात एफएल फाइनेंशियल उत्तोलक को ज्ञात करने, फाइनेंशियल लीवरेज के लिए क्या हो जाएगा, ईबीआईटी बटे पीबीटी या ईबीटी भी बोलते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद संयुक्त के लिए क्या करेंगे, सी बटे पीबीटी। तो हम अब आगे सवाल को हल कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ऑपरेटिंग लीवरेज, तो ऑपरेटिंग लीवरेज का फार्मूला क्या होता है, सी बटे ईबीआईटी अर्थात कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीटी, या इसको हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कहते हैं। तो क्या करना है आपको, सिर्फ मान रख देना है, तो रख देते हैं मान। कंट्रीब्यूशन 3 लाख आया था, ठीक है, और आपका ईबीआईटी कितना आया था देख लेते हैं, ये आया था 50,000, ठीक। तो हम यहाँ पर 50,000 बटे में कर देंगे और इसको हल कर देते हैं, ठीक है। तो हल करने के बाद कितना आ गया, 6, ठीक है। 6 टाइम क्या आ गया आपका ऑपरेटिंग लीवरेज। ये बता रहा है कि यदि आपके विक्रय में 10% की वृद्धि होगी, ठीक है, तो आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ईबीआईटी में 6 गुना मतलब 60% की वृद्धि होगी। और यदि आपकी 10% की कमी हो जाए सेल्स में तो 60% की कमी आपकी ईबीआईटी में हो जाएगी। आगे अब हम पढ़ लेते हैं फाइनेंशियल लीवरेज, ठीक है। फाइनेंशियल लीवरेज अर्थात एफएल, ठीक है, यहाँ ओएल लिखा है, आप इसको सुधार लीजिएगा, ये क्या है, एफएल है, ठीक है। कट कॉपी पेस्ट में गलती हो जाती है। इसका फार्मूला क्या है, ईबीआईटी बटे पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो कितना था ये, ईबीआईटी 50,000 और पीबीटी था 20,000, मान रख दिया हमने 50,000 बटे 20,000। तो हल कर दिया तो कितना आ गया, 2.5 टाइम्स अर्थात 2.5 गुना, ठीक है। अर्थात यदि आपके ईबीआईटी में 10% की वृद्धि होती है तो पीबीटी में 25% की वृद्धि होगी, 2.5 गुना ज्यादा वृद्धि होगी। अब बच्चों हम कंबाइंड लीवरेज याद कर लेते हैं। कंबाइंड लीवरेज बराबर क्या हो जाएगा, सी बटे ईबीटी या पीबीटी, ठीक है। तो कितना है, सी का मान आया था आपका, ये था 3 लाख का, और ईबीटी कितना था, ये था 20,000 का। हल कर दिया तो कितना आ गया, 15 टाइम्स अर्थात 15 गुना, ठीक है। अर्थात यदि विक्रय में 10% की वृद्धि या कमी होती है तो आपकी ईबीटी में अर्थात पीबीटी में अर्निंग बिफोर टैक्स में इससे 15 गुना का परिवर्तन होगा, ठीक है। तो बच्चों इस प्रकार से हमने लीवरेज ज्ञात करना सीख लिया है। ये आज हमने एक जो बेसिक सवाल देखा है ये बहुत सरल था, आपको लग रहा होगा कि इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन कुछ इसमें मुश्किल सवाल भी बनते हैं जो हम अगले वीडियो लेक्चर में हल करेंगे।